हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आपके एग्ज़ाम की तैयारी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेट योर गोल। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं बहुत ही क्रूशियल पीरियड चल रहा है कोविड का। तो स्टे होम एंड स्टे सेफ, घर पर ही रहकर हमें सेफ रहना है। बट एग्ज़ाम की तैयारी रुकनी नहीं चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सीडीपी की तैयारी। अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम फिल किया है, चाहे वो सीटेट हो, यूटेट हो, DSSB या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम अगर आपने फिल किया है, तो ये सारी वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन मानव विकास के संबंध में सत्य है। फ्रेंड्स, मानव का विकास जो है हम सभी जानते हैं कि उसकी कुछ दिशाएं होती हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन सा कथन सत्य है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से सामान्य की ओर होता है, वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, या फिर विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, या फिर वो विशिष्ट से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ये पूछ रहे हैं किससे किसकी तरफ होता है। सामान्य से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, या फिर विशिष्ट से विशिष्ट की ओर। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है सेकंड, सामान्य से विशिष्ट की ओर। जैसे कि हम सभी जानते हैं बच्चा पहले सामान्य काम करना सीखता है, उसके बाद उसका विशिष्ट काम शुरू होता है। ठीक है ना। जैसे सपोज हम उंगलियां चला रहे हैं तो पहले हमारा हाथ चलेगा, बाद में हम उंगलियों का मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स इसका आंसर है सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि 4 अवस्थाएं हैं, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। हम इन चारों अवस्थाओं के बारे में जानते हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो ये पूछ रहे हैं कि वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा प्रभावित होता है। ठीक है, बच्चा प्रभावित होना शुरू कर देता है पर्यावरण से। तो किस में होता है? बाल्यावस्था में। बिल्कुल सही इसका आंसर है बाल्यावस्था। क्यों? क्योंकि बच्चा बचपन से ही प्रभावित होना शुरू हो जाता है वातावरण से। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम बड़े होते हैं तब हमारा पर्यावरण हमें प्रभावित करता है, हम बचपन से ही पर्यावरण से प्रभावित होना शुरू हो जाते हैं। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है फ्रेंड्स, किसने किया था पूछ रहे हैं। डोलर ने, मिलर ने, प्याजे ने, बंडूरा या वॉल्टर्स ने। फ्रेंड्स, बंडूरा है, यहाँ मिस प्रिंट हो गया है, बंडूरा या वॉल्टर्स ने। तो किसने किया था सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? फ्रेंड्स, बंडूरा और वॉल्टर्स ने। ठीक है फ्रेंड्स, इसको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और मैंने मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही लिए हैं ताकि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मानव विकास के संबंध में पुनर्बलन सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था। फ्रेंड्स, पुनर्बलन सिद्धांत भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे हमने प्याजे का सिद्धांत पढ़ा है और थर्स्टन का सिद्धांत पढ़ा है, उसी तरीके से पुनर्बलन सिद्धांत भी है। वो किसने दिया था ये पूछ रहे हैं। डॉलर और मिलर ने, बंडूरा और वॉल्टर्स ने, प्याजे और मिलर ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है फर्स्ट, डॉलर और मिलर ने। इसका मतलब आप इसे चाहे याद कर लीजिए चाहे कहीं लिख लीजिए कि डॉलर और मिलर ने कौन सा सिद्धांत दिया था, वो दिया था पुनर्बलन का सिद्धांत। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास के वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो वातावरण से संबंधित कारकों को महत्व देता है, ये पूछ रहे हैं। तो वो कौन सा है? विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, या फिर परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसका आंसर है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है वह वातावरण संबंधी कारकों को महत्व देता है। फ्रेंड्स देखिए, वातावरण क्या होता है? हमारे आसपास की सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के लोग, हमारे वो वातावरण जिसमें हम रहते हैं, मतलब हमारे आसपास क्या हो रहा है वो हमारा वातावरण है। देखिए, जैसे सपोज कोई बच्चा है वो पिछड़े इलाके में रहता है तो उसका वातावरण कैसा होगा? पिछड़े इलाकों वाला वातावरण होगा, इतना ज़्यादा प्रोग्रेसिव नहीं होगा, उसको इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होंगी। तो वो क्या होता है? वातावरण हमारे आसपास का। तो ये नाम से ही पता चल रहा है, वातावरण यानी कि समाज। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है वो वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है।
चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th। एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। बाल विकास के संबंध में यह सिद्धांत कहलाता है कौन सा? देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि जब हम छोटे होते हैं पहले हम हाथ का मूवमेंट सीखते हैं, फिर हम उंगलियों को चलाना सीखते हैं और बाद में हम हाथों को और उंगलियों को इकट्ठे चलाना सीखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये पूछ रहे हैं इसके लिए कि यह कौन सा सिद्धांत है? परस्पर संबंध का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत या फिर एकीकरण का सिद्धांत? देखिए फ्रेंड्स, सामाजिकरण से तो इसका कुछ रिलेशन है नहीं, परस्पर संबंध का सिद्धांत भी ये नहीं है, ये है एकीकरण का सिद्धांत। क्यों? क्योंकि जैसे सपोज एक बॉलर होता है, वो अपना हाथ तो चला रहा है, साथ में वो अपने उंगलियों के मूवमेंट से भी वो बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। आपने देखा होगा जब बॉलर बॉल फेंकता है तो वो अपना हाथ की उंगलियां भी कुछ अलग तरीके से घुमाता है। आप एग्जाम्पल बुनाई कढ़ाई भी ले सकते हैं, आपका हाथ तो चल रहा है बुनाई में बट आपकी उंगलियां भी चल रही हैं, है ना। तो वो चीज़ें, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये एकीकरण के थ्रू ही विकास होता है। अगर एकीकरण, इसलिए इसका नाम है एकीकरण का सिद्धांत। आप याद रखेंगे कि एकीकरण का सिद्धांत जो वो है, वो हम पहले हाथ को चलाना सीखते हैं, फिर उंगलियों को और फिर बाद में उंगलियों और हाथों दोनों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है कब? 2 वर्ष की आयु के बाद, 7 वर्ष की आयु के बाद, 5 वर्ष की आयु के बाद या फिर माँ के गर्भ से ही। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम ये सब, मैं आपको ये बात बता दूं कि माँ के गर्भ से ही विकास चालू हो जाता है, ये हम सबको पता है, बट आपने CDP की लैंग्वेज में भी ये याद रखना है। कई बार ऑप्शन ये भी आता है कि जन्म के बाद, कई बार लिखा हुआ आता है कि जन्म के बाद, तो आपने जन्म के बाद वाला ऑप्शन नहीं लगाना है। जन्म के बाद का ऑप्शन भी गलत है, माँ के गर्भ से ही, यही ऑप्शन ठीक है। क्योंकि बचपन में जब हम गर्भ में होते हैं एक छोटा सा डॉट होता है, उसी से ही हमारा पूरा शरीर बनता है, इसलिए विकास हमारा कहाँ से शुरू हो जाता है? माँ के गर्भ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास कभी भी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, ये किस तथ्य से संबंधित है? निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है, व्यक्तिक अंतर के सिद्धांत से संबंधित है, विकास क्रम की एकरूपता से या एकीकरण से? देखिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा विकास के सिद्धांतों के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, निरंतरता का सिद्धांत एक बार बाद में बात करेंगे। व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत कौन सा है? कि हर बच्चे में एक ना एक अंतर होता है, मतलब हर कोई एक दूसरे से भिन्न है। अगर आप ट्विंस को भी लेंगे तो एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होगा। कोई हो सकता है कोई ज़्यादा लंबा हो, कोई कम लंबा हो, या फिर हो सकता है किसी को म्यूज़िक पसंद हो तो किसी को डांस पसंद हो, तो वो है व्यक्तिक अंतर। मतलब व्यक्तिक अंतर हम सभी में होता है। अगर एक माँ बाप के 4 बच्चे हैं तो चारों अलग होंगे। ठीक है, अब आ गया नेक्स्ट, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। कि विकास जो होता है वो एक ही क्रम में एक रूपता से होता है। सपोज अगर कोई भी बच्चा गर्भ में है तो पहले उसका सर बन रहा है तो सारे ही बच्चों का सर बनेगा, ऐसा नहीं कि किसी के पैर बन गए। या फिर सपोज कोई छोटा बच्चा है तो वो पहले बैठना सीखेगा, फिर वो घुटने चलना सीखेगा, फिर वो खड़ा होगा, फिर वो चलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा अटेंटिव हो गया कि वो सीधा ही चलना शुरू कर दिया उसने, वो बैठा नहीं, वो सीधा ही चलने लग गया, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये होता है विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, कि सबके साथ विकास का जो क्रम होता है वो एक समान होता है। और एकीकरण का सिद्धांत अभी हमने ऊपर पढ़ा, वो उंगलियों वाला सिद्धांत। तो इसका आंसर है निरंतरता का सिद्धांत। फ्रेंड, निरंतर से हमें पता चल रहा है, निरंतर मतलब हमेशा चलना। तो विकास कभी ना रुकने वाली एक प्रक्रिया है, तो ये किसका उदाहरण है? निरंतरता के सिद्धांत का उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की दिशा होती है निश्चित, अनिश्चित या निश्चित व अनिश्चित दोनों प्रकार की, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हम सभी जानते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर है निश्चित। फ्रेंड्स विकास की दशा जो होती है वो निश्चित होती है। वो कैसे, मैं आपको ये भी बता दूं। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि जो दिशा होती है वो निश्चित होती है, सभी की एक ही दिशा में, सभी का एक ही दिशा में विकास होता है। जैसे अगर कोई छोटा बच्चा है तो सारे ही छोटे बच्चे पहले बैठेंगे, फिर रिड़ेंगे, फिर खड़ा होकर चलना सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा सीधा चलना ही सीख जाएगा, है ना। तो ये ही होती है कि विकास की दशा निश्चित है, वह किसी भी के लिए चेंज नहीं होती है। ऐसा नहीं कि इंडिया के बच्चे पहले बैठ रहे हैं, फिर रिड़ रहे हैं और फिर चल रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया के बच्चे सीधा चल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसलिए विकास की दिशा जो होती है वो निश्चित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित नहीं है। बाल विकास में
जो शैक्षिक निहितार्थ होते हैं, मतलब शिक्षा से संबंधित जो उद्देश्य हैं वो नहीं है। कौन सा नहीं है? विद्यालय और समुदाय को जोड़ना, बिल्कुल। शिक्षा का उद्देश्य ये है कि विद्यालय और समुदाय को जोड़ना चाहिए। प्रातःकालीन विद्यालयी सभाओं को संबंधित करना, बिल्कुल। प्रातःकाल में विद्यालयों में सभाएं होती हैं। तीसरा, विद्यालय में बाग की देखभाल करना, बिल्कुल। गार्डनिंग भी कई स्कूल्स में एक सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट लिया जा रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है पिछड़े और गंदे क्षेत्रों के लोगों की सेवा के लिए न जाना। तो इसका आंसर है ये, यानी कि ये ऑप्शन जो है सही है। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब इन्होंने क्या पूछा है हमसे? संबंधित नहीं है, हमें नहीं पर ध्यान देना। उन्होंने पूछा है संबंधित नहीं है, तो कौन सा संबंधित नहीं है? फोर्थ वाला संबंधित नहीं है, इसलिए इसका आंसर है फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं। फ्रेंड्स, अब जो कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो वंशानुक्रम से लिए हैं, यानी कि हेरिडिटी ऑफ एंड एनवायरनमेंट से मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रूर क्वेश्चन आते हैं इससे भी। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं, पर वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं। क्या कहते हैं? जो हमें माता पिता से गुण प्राप्त होते हैं वो होता है वंशानुक्रम। ठीक है फ्रेंड्स, हेरिडिटी, इसको इंग्लिश में हेरिडिटी बोलते हैं। अगर आप इंग्लिश से हैं तो आप हेरिडिटी याद रख सकते हैं कि हेरिडिटी जो होती है वो हमें अपने फैमिली से मिलती है, अपने पेरेंट्स से मिलती है, और हमारे पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स से मिलती है। ठीक है ना? जैसे सपोज आपने देखा होगा, अगर कोई अंग्रेज है, गोरा है, तो उसका बच्चा गोरा ही पैदा होगा। अगर कोई काला है, जैसे साउथ अफ्रीका के हैं, तो उनके सारे बच्चे काले ही होंगे। क्यों? क्योंकि वो वंशानुक्रम उन्हें ऐसी ही हेरिडिटी मिलती है, ऐसे ही जीन्स उनको मिलते हैं कि जो काला होता है वो अपने बच्चे को ऐसे ही जीन्स भेजता है कि उसका बच्चा काला ही पैदा होता है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता के मूल प्रवाहक कौन है? आनुवांशिकता अभी हमने पढ़ा हेरिडिटी के बारे में, तो वो कौन से कारक हैं जो हेरिडिटी को एक से दूसरे तक पहुंचाते हैं, यानी कि माँ बाप से बच्चों को पहुंचाते हैं? प्रोटीन, विटामिन्स, जीन्स या कार्बोहाइड्रेट्स? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स जीन्स। मैंने अभी आपको बताया जीन्स क्या होते हैं। जीन्स वो होते हैं जो हमें अपने पेरेंट्स से मिले हैं और हमारे पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स से मिले हैं। अगर कोई मदर है, सपोज उसके स्ट्रेट बाल हैं, तो उसकी बेटी के भी स्ट्रेट बाल होंगे। ज़रूरी नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रेट ही होंगे। अगर कोई करली बाल है किसी के पेरेंट्स के, तो उनके बच्चों के भी करली ही हेयर होंगे। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बच्चे के ऊपर वंशानुक्रम से पढ़ने वाला प्रभाव नहीं है। फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से एक बात बता दूं, अगर किसी क्वेश्चन में नहीं आता है तो आपको उस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि वो हमसे अपोजिट चीज़ पूछ रहे हैं। हम ये बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। अधिकतर बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को गलत करके आते हैं, उन्हें आंसर पता होता है पर वो उनसे गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो नहीं पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं 13 क्वेश्चन की। ये क्या पूछ रहे हैं, किसी बच्चे के ऊपर वंशानुक्रम से पढ़ने वाला प्रभाव नहीं है। कौन सा प्रभाव है जो वंशानुक्रम से नहीं पड़ता है? वंशानुक्रम, जैसे मैंने आपको बताया था कि वंशानुक्रम क्या होता है। वंशानुक्रम जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है, अपने जीन्स के थ्रू अपने पेरेंट्स से मिलता है ना? तो वो क्या होता है? शारीरिक लक्षणों का प्रभाव, बुद्धि पर प्रभाव, चरित्र पर प्रभाव, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? फिर से नहीं पूछ रहे हैं, तो आपने ध्यान से क्वेश्चन ऑप्शंस पढ़ने हैं कि बुद्धिमान बच्चों का लक्षण कौन सा नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक नए परिवेश में स्वयं को समायोजित करना, बिल्कुल है। जो बुद्धिमान बच्चे होते हैं वो अपने आप को एनवायरनमेंट में फटाफट से एडजस्ट कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अमूर्त रूप से हमेशा सोच विचार करते रहना, बिल्कुल करते हैं। मैं आपको बता दूं अमूर्त क्या होता है। अमूर्त फ्रेंड्स होता है एब्स्ट्रैक्ट, जो हम देख नहीं सकते, उन चीज़ों पर भी बच्चे चिंतन कर लेते हैं, सोच विचार कर लेते हैं। तो वो बच्चे कौन होते हैं? बुद्धिमान बच्चे होते हैं। नेक्स्ट, लंबे निबंधों को जल्दी से रट लेना। फ्रेंड्स, ये एग्जाम्पल नहीं है बुद्धिमान बच्चों का, क्योंकि जो जल्दी रट लेता है वो तो रट्टू तोता होता है ना? वो बुद्धिमान नहीं कहलाएगा। आप एक जगह को ले सकते हो 1%, बट
बुद्धिमानी ये है, अगर आप ऐसे लिखते कि लंबे लंबे निबंध अपनी भाषा में बहुत अच्छे से लिख लेता है तो ये उसका उदाहरण हो सकता था। बट रट लेना, जहाँ रट लेना आ गया वो तो आप उसको मानोगे ही नहीं। जहाँ आपने रटना देख लिया उस चीज़ को आपने बिल्कुल कट ही कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवाहपूर्ण और उचित तरीके से संप्रेषण करना। बिल्कुल फ्लुएंटली जो बच्चा बोलेगा वो बुद्धिमान होगा ही। तो इसका आंसर क्या है? लंबे निबंधों को जल्दी से रट लेना बुद्धिमान बच्चों का उदाहरण नहीं है। ठीक है, चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विकास की गति भी भिन्न भिन्न होती है। बिल्कुल होती है, मैंने अभी आपको बताया कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। अगर दो जुड़वा बच्चे भी हैं तो ज़रूरी नहीं कि सभी एक साथ ही वो लोग एक साथ ही डेवलपमेंट करेंगे। ऐसा हो सकता है कि एक बच्चा पहले चलना सीख जाए, दूसरा बाद में चलना सीखे, पहला जल्दी बोलना सीखे, दूसरा बाद में बोलना सीखे। तो ये पूछ रहे हैं ये कौन सा विकास है? अनवरत विकास का सिद्धांत है, विकास की गति का सिद्धांत है, क्रमिक विकास का सिद्धांत है, या फिर एकीकरण का सिद्धांत है? तो यह है विकास की गति का सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सेकंड आंसर ठीक है। वही मैंने आपको बताया, विकास की गति जो होती है वो अलग अलग होती है। सभी की विकास की गति एक जैसी नहीं होती, कोई ज़्यादा डेवलपमेंट करता है, कोई कम डेवलपमेंट करता है। अगर एक पेरेंट के दो बच्चे हैं तो ज़रूरी नहीं कि दोनों एक जैसे ही लंबे कद काठी के निकले, हो सकता है कोई छोटा निकले कोई बड़ा निकले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक छात्र स्वयं से भिन्न है। मैंने अभी आपको बताया इसे हम व्यक्तिक विभिन्नता कहते हैं। हर छात्र एक दूसरे से भिन्न है, तो इसका आप कारक किसे मानते हैं? भौतिक वातावरण को, वंशानुक्रम को, या सामाजिक वातावरण को? ये सभी तीनों ही जो कारक हैं वो बच्चे के विभिन्नता के लिए निर्भर करते हैं। जैसे सपोज भौतिक वातावरण है कि बच्चा कैसे वातावरण में पैदा हुआ। भौतिक का मतलब होता है आसपास का इन्वायरमेंट, मतलब जिसे क्या कहते हैं हम, मौसम। कैसे हिंदी, अगर वो पहाड़ी इलाके में है या रहता है तो वह गोरा ही होगा, अगर वह गर्मी वाले इलाके में रहता है तो वह गर्मी से थोड़ा काला भी हो सकता है, काला ही होगा। तो ये होता है हमारा भौतिक वातावरण। और वंशानुक्रम क्या होता है? वही जीन्स जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, उन जीन्स की वजह से भी वो अलग हो सकता है। तीसरा होता है सामाजिक वातावरण, यानी कि हम कैसे समाज में पैदा हो रहे हैं या कैसे समाज में हम पल रहे हैं। सपोज कोई परिवार है जो चोरों का है या उसके माँ बाप अच्छे संस्कार उसे नहीं दे पा रहे, आसपास उसके गाली गलौच होता है, गंदी चीज़ें वो सीख रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो भी वही सीखेगा। और अगर वो बच्चा किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाए जहां पर बहुत एटिकेट्स होते हैं, सब बहुत अच्छे से बात करते हैं, अच्छे एजुकेटेड लोग हैं, तो 99% चांसेस है कि वही बच्चा वहां जाकर अच्छी चीज़ें सीख जाएगा, है ना। तो इसलिए ये पूछ रहे हैं कि जो बच्चे भिन्न होते हैं उनके कौन कौन से कारण हैं। तो ये तीनों ही कारण हैं फ्रेंड्स जो बच्चों को एक दूसरे से अलग करते हैं, अलग बनाते हैं। तो इसका आंसर है ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, बालक क्या है, वह क्या कर सकता है, उसका विकास क्यों नहीं हो रहा, किस प्रश्नों के लिए कौन उत्तरदायी है। तो इन प्रश्नों के लिए वंशानुक्रम, वातावरण, 1 और 2 दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है 1 और 2 दोनों, क्योंकि बच्चे का वंशानुक्रम और बच्चे का वातावरण दोनों ही बच्चों की व्यक्तिक विभिन्नता या बच्चे के विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास कौन सी प्रक्रिया का कारक है। देखिए फ्रेंड, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास तीनों ही आंतरिक कारक हैं। आप इसे समझ लीजिए कि ये जो तीनों कारक हैं वो हमारे आंतरिक कारक होते हैं, इसलिए जो इन तीनों का विकास है वो हमारी आंतरिक कारक ही प्रक्रिया होगा। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया का कारक है? आंतरिक कारक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरित्र निर्माण को शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य स्वीकार कर लेने से क्या हानियां हैं। अगर हम चरित्र निर्माण को ही एकमात्र उद्देश्य मान ले, चरित्र निर्माण मतलब जैसे नैतिकता, अगर हम मॉरल वैल्यूज ही बच्चे को सब सिखाएं उसके अलावा और हम कुछ उसे पढ़ाए ही ना, उसका एकमात्र उद्देश्य हम शिक्षा का चरित्र निर्माण ही कर दें, तो हमें क्या क्या हानियां हो सकती हैं। व्यवहार कुशलता की अवहेलना होगी, जीविकोपार्जन में सहायता नहीं मिलेगी, या फिर व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की अवहेलना होगी। बिल्कुल फ्रेंड्स, इसका आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि अगर हम बच्चे को केवल नैतिकता सिखाएंगे तो वह उचित तरीके से व्यवहार कुशल नहीं हो पाएगा, जीविकोपार्जन तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा, कैसे पैसे कमाएगा। तीसरा, सर्वांगीण विकास भी उसका रुक जाएगा, मतलब सर्वांगीण विकास भी उसका उतना नहीं होगा अगर हम केवल चरित्र निर्माण पर ही फोकस करेंगे तो।
आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? स्कूल, धर्म, पुस्तकालय या शिक्षण। तो इसका आंसर है धर्म। धर्म की शिक्षा विद्यालयों में नहीं दी जाती है, स्कूल में। ठीक है फ्रेंड्स, नियमित शिक्षा जो है वो धर्म जो है वो नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम।